एक महिला टीचर एक मजदूर को 3 महीने तक अपने फ्लैट में रखती है और उसके साथ वो सब करती है जो एक पति पत्नी करते हैं। 3 महीने के बाद जब उसका रिश्ता एक प्रोफेसर के साथ हो जाता है तो उस लड़के को ऐसे निकाल कर फेंक देती है जैसे घी से या दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है। उसके बाद इस लड़के की जो हालत होती है दोस्तों, आप भी सोच सकते हैं क्या था पूरा मामला, किस वजह से ये इसके साथ रह रही थी और क्यों फिर इसको ये ऐसे निकाल कर फेंक देती है। पूरी कहानी एक बार आपको भी झकझोर सकती है, सोचने के लिए मजबूर कर सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार के बेगूसराय की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम राजलक्ष्मी होता है, उम्र यही करीब 28 साल होती है। दोस्तों, वो एक सरकारी टीचर लग जाती है और जो इसकी ड्यूटी लगती है वो भागलपुर ज़िले में लगती है। वहीं पर रहकर वो अपनी ड्यूटी को निभा रही होती है। इसकी एक सहेली होती है, वो भी इसी के साथ इसी के फ्लैट में रहा करती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब राजलक्ष्मी के घर वाले उससे कहते हैं कि बेटा अब तू शादी योग्य हो चली है, तेरी शादी के लिए हम कोई लड़का देख लें। तो राजलक्ष्मी उनसे यही कहती है कि मैं एक टीचर हूं, अगर आपको देखना है तो एक प्रोफेसर देखना जो मेरे ओहदे से, जिसका ओहदा ऊंचा हो और जो मेरे से ज़्यादा पैसा कमाता हो। घर वाले भी राज़ी हो जाते हैं। फिर घर वाले ऐसे ही तलाश में लग जाते हैं और ये लड़की एक दिन अपने घर पहुंचती है। इनके घर में एक 4 पहिया गाड़ी होती है, कार, अल्टो कार होती है। अब ये कहती है कि मैं इस अल्टो कार को सीख लेती हूँ और सीखने के बाद फिर इसे मैं अपने साथ अपनी ड्यूटी पर ले जाऊँगी, वहाँ से फिर सीधे वापस इसी से आ जाया करूँगी, बसों के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना पड़ेगा। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। ये अपनी 4 पहिए गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। हल्की फुल्की इसको चलानी भी आती है और जैसे ही ये रास्ते में जा रही होती है तो इसके सामने एक नीलगाय आ जाती है और वो नीलगाय से बचाने के लिए गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ती है तो एक लड़का जिसके सर पर एक घास का गठरा रखा होता है उसमें जाकर ये टक्कर मार देती है। टक्कर मारने के बाद वो लड़का जो साइड में बरम वगैरह होती है, बड्ढा कहा जाता है, उनमें जाकर गिर जाता है और ये लड़की वहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर सीधे भागने लगती है। लेकिन रास्ते में इसे ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो इस लड़के के साथ कुछ गलत हो जाए और तेरी नौकरी पर आ बने, तुझे इस लड़के की देखरेख करनी चाहिए। फिर ये अपनी सहेली के पास फ़ोन करती है, उससे कहती है कि इस तरह का मामला है, क्या करना चाहिए। सहेली कहती है कि भाई करना क्या है, उस लड़के को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, मैं भी आ जाती हूँ। सहेली स्कूटी लेकर आ जाती है और फिर ये दोनों को दोनों वापस गाड़ी से वहीं पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो लड़का उन गड्ढाओं में ही पड़ा होता, अभी तक किसी ने इसको उठाया नहीं था और वहां पर ये करहा रहा होता है। दोस्तों, फिर इस लड़के को उठाया जाता है, इसका नाम पूछा जाता है, इसका नाम संजीत होता है। ये पड़ोस के ही गांव का रहने वाला होता है। अब इसे नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है। वहां पर डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो कहने लगते हैं कि इसके तो दोनों पैरों में रॉड डालनी पड़ेगी, पैरों में फ्रैक्चर है। अब ये लड़की घबराने लगती है, करे तो क्या करे। फिर इसकी सहेली इसे सांत्वना देती है, कहती है कि भाई ठीक है, पुलिस केस ना होगा तो उससे बेहतर ही है, इसका इलाज हम करा देते हैं, जो पैसे लगेंगे इसको दे देंगे। दोस्तों, यहाँ पर इस लड़के के इलाज के लिए लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का यहाँ पर डिमांड करते हैं और 1.5 लाख रुपए ये लड़की वहाँ पे कर देती हैं। उसके बाद जैसे ही 5 दिन बीतते, 5 दिन के बाद इस लड़के को डिस्चार्ज किया जाता है। अब ये लड़की घबराने लगती हैं कि इस लड़के को इनके घर भेजा जाए तो कहीं घर वाले ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ मामला दर्ज करवा दे। हालांकि घर वालों के पास जब ये बेटा नहीं पहुंचता है तो घर वाले नज़दीकी थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज करा देते हैं, लेकिन पुलिस उस पर कोई ऐसा एक्शन लेती नहीं। और अब यहाँ पर ये लड़की सोचती है कि क्यों ना इन्हें अपने फ्लैट पर ले जाया जाए। फिर ये
जहाँ इन पर फ्लैट ले रखा था वहाँ से दूसरी जगह एक फ्लैट लेती हैं और वहाँ पर राजलक्ष्मी इस लड़के को लेकर रहने लगती है। दोस्तों, राजलक्ष्मी दिन में अपनी ड्यूटी पर जाया करती, शाम को इसके पास आया करती, इसे खाना खिलाती, नहलाती, धुलाती, मतलब पूरा काम इसका वो करने लगती है। राजलक्ष्मी को देखकर इस लड़के को भी लगने लगता है कि यार ये तेरी कितनी केयर कर रही है। और फिर ये लड़का भी इससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, क्योंकि 10वीं क्लास में तुम मेरे साथ उसी स्कूल में पढ़ा करती थी। ये लड़की कहती है कि भाई इतने बच्चे पढ़ते थे, मुझे तो मालूम नहीं है। लेकिन एक दिन का वाक़या होता है, जब राजलक्ष्मी इसको नहला रही होती है तो राजलक्ष्मी का हाथ इस लड़के की एक ऐसी जगह पर लग जाता है, राजलक्ष्मी को थोड़ा सा अलग ही महसूस होने लगता है। और उस दिन ये दोनों के दोनों अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं और ऐसा कदम उठा लेते हैं जो इनको नहीं उठाना चाहिए था। दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं और फिर यहाँ पर ये सिलसिला धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। लगभग इसी तरह से 3 महीने का समय बीत जाता है। लड़की के घर वाले भी बार बार इससे कहते हैं कि बेटा तू अब आ क्यों नहीं रही। वो कहती है कि मेरी ड्यूटी इस जगह लग गई है, मेरी ड्यूटी यहाँ लग गई है। इस तरह से घर वालों से बहाने बनाने लगती है। और 3 महीने में जब ये लड़का लगभग ठीक सा हो जाता है तो अब यहाँ पर राजलक्ष्मी सोचती है कि घर जाया जाए। फिर यहाँ पर राजलक्ष्मी के पिताजी का फ़ोन आ जाता है। वो कहने लगते हैं कि बेटा तेरे लिए हमने एक लड़का देख लिया है जो प्रोफेसर है और वो अच्छी सैलरी कमाया करता है, उसके साथ तेरी शादी कर देंगे। दोस्तों, जैसे ही राजलक्ष्मी ये सुनती है तो एकदम से वो खुश हो जाती है और इधर जो ये लड़के के साथ कर रही थी वो सब भूल जाती है और अब इस लड़के से कहने लगती है कि तुम अब अपने घर जा सकते हो, क्योंकि अब तुम ठीक हो चुके हो और तुम अपने घर जाओगे तो अब ठीक रहोगे। और ये लो 20,000 रुपये, उसे 20,000 रुपये अलग से देती है। लेकिन ये लड़का वहाँ खड़ा होकर सोचने लग जाता है और उसे कहने लगता है कि जो तुमने मेरे साथ में किया था ये क्या था। तो वो लड़की उससे कहती है कि इसे तुम एक बुरा सपना समझकर भूल जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जीवन व्यापन नहीं कर सकती। मेरा जो लक्ष्य है वो अलग है। मैं अच्छे पैसे वाले के साथ, अच्छे प्रोफेसर के साथ शादी करना चाहती हूँ और वो मेरे लिए आ चुका है, मैं उसी के साथ शादी करूँगी। लेकिन यहाँ पर ये लड़का उसकी तरफ देखकर बस निराशा भरी आंखों में आंसू भर लाता है और कहता है कि मैं तो कुछ और ही समझ चुका था कि तुम मुझसे भी प्यार करने लगी हो और तुम अब मेरे साथ में शादी करोगी। दोस्तों, लड़की यहाँ पर उसे सिरे से नकार देती है और ये लड़का 3 महीने के बाद फिर अपने घर पहुँचता है। और जब घर पहुँचता है तो घर वाले एकदम से इसके ऊपर टूट पड़ते हैं, इसे पूछने लगते हैं कि तू अब तक कहाँ था, तूने अब तक हमें फ़ोन तक क्यों नहीं किया, तेरे साथ में हुआ क्या था। तो ये लड़का पूरी कहानी डिटेल से अपनी बताता है कि इस तरह से एक लड़की जो नीलगाय होती है उसे बचाने के चक्कर में उसने मुझे ठोक दिया था और वो लड़की खुद ही मेरा इलाज करवा रही थी। मैंने इसलिए आपको नहीं बताया था क्योंकि वो लड़की सरकारी टीचर होती है। अगर आप लोगों को पता चल जाता तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग पुलिस केस कर दें और उसकी नौकरी पर दिक्कत आ जाए, इसलिए मैंने नहीं बताया था। लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ और अब मैं घर आ गया हूँ। दोस्तों, घर वाले भी कहते हैं कि चलो आप ठीक तो हो गए, तुम्हारा इलाज तो हो गया, यही हमारे लिए गनीमत है। और फिर वो लड़का अपने घर में रहने लगता है। लेकिन घर में रहकर भी वो उदास रहता है। हर समय वो यही सोचता रहता है कि राजलक्ष्मी ने ऐसा मेरे साथ में क्यों किया। आगे इनके जीवन में क्या होने वाला है, राजलक्ष्मी क्या उस प्रोफेसर से शादी कर पाएगी या इसी लड़के के दोबारा वापस इसके पास आ जाएगी, ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता है तो अगली कहानी हम फिर लेकर आएंगे जो इनसे ही रिलेटेड होगी, जब ऐसा अगर इनके जीवन में कुछ होता है। फिलहाल यहाँ पर राजलक्ष्मी ने उसे छोड़ दिया है और ये लड़का बिल्कुल बेसहारा सा होकर अपने घर पर पहुँच गया है। वहीं पर अपनी वही दिनचर्या अब स्टार्ट कर लेता है, अपने खेतों में जाना और खेतों में कामकाज करके आना। लेकिन 3 महीने इसके इतने बेहतर तरीके से कटे थे, घर पर ऐसे इसके कभी भी नहीं कटते। ये यही सोच सोच कर खुश है और ये उन यादों को सोच सोच कर खुश है कि शायद एक दिन ये लड़की वापस आएगी और वापस मेरे प्यार में मुझसे शादी करेगी। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। अगर ऐसा होता है
तो इस लड़के के लिए बहुत बेहतर होगा, नहीं होता तो ये लड़का फिर उनकी यादों में ही जीता रहेगा। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या राजलक्ष्मी ने जो किया वो सही था या गलत था? राजलक्ष्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है मुनमुन श्रीवास्तव का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। मुनमुन जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो अनूप जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी सुपर से ऊपर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी हमें वेरी नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दामो बालू जी हमें नाइस बैकग्राउंड लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है टेकचंद शर्मा जी का, बहुत सुंदर स्टोरी है जी। उसके बाद ज्योति जी हमें लिखते हैं बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। सीलू बहन जी हमें बहुत सुंदर लिखते हैं। सपन देहे का कमेंट आता है, वो भी लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। उसके बाद जो कमेंट आता है वो रामलाल लाधा का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, किसी का उजड़ा हुआ घर वापस बस गया, इससे अच्छी क्या बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हरे कृष्णा जी हमें वेरी नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में ताराचंद शर्मा जी हमें नाइस लिखते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जो कमेंट आता है वो समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह जी हमें टॉप स्टोरी लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र राज धन्यवाद, आप बहुत अच्छे समाचार लेकर आते हो, आपके दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सचिन शर्मा जी हमें वेरी गुड लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन कुमार जी वेरी नाइस लिखते हैं। और लास्ट में जो कपिल चौहान जी हैं वो हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी हर दिन दिल छू ले जाने वाली होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।